हेलो लर्नर्स, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल एंड वेलकम बैक टू वी लर्निंग। तो अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे लीज फाइनेंसिंग, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेट एग्जाम। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, इससे रिपीट हुए हैं एंड मोस्टली कौन से टॉपिक से रिपीट हुए हैं तो बाइंग वर्सेस लीज, इससे बहुत बार क्वेश्चन उठ के आए। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे आज कि कब हमें बाई करना चाहिए एसेट को और कब हमें लीज पे लेना चाहिए। ओके, एंड मीनिंग क्या है और टाइप्स, दो टाइप के लीज फाइनेंसिंग होती है आपकी, एक शॉर्ट पीरियड के लिए जिसको हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जिसको हम फाइनेंसिंग लीज बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बिजनेस फाइनेंस की और सारी क्लासेस भी ज़रूर देखो, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आपकी बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, और चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। तो चलो देखते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो लीज फाइनेंसिंग आपकी रेंट के जैसी ही होती है। ओके, ऑलमोस्ट लगभग रेंट के जैसे, जैसे आप रेंट पे कोई एसेट लेते हो ना, वैसा ही। अब देखो डिफरेंस क्या है। तो रेंट पे जब हम कोई एसेट लेते हैं, या आप ये ले लो कोई घर लिया आपने रेंट पे, तो आपको उसकी मंथली पेमेंट करनी पड़ती है ना, हर महीने पेमेंट करते हो। और ये कुछ थोड़े समय के लिए होता है, मतलब 1 साल रहा उसमें, 2 साल रहे, 3-4 साल रहे, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो लीज फाइनेंसिंग होती है इसमें एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है, और वो भी लंबे समय के लिए, मतलब 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या उससे भी लंबे समय के लिए आपकी लीज फाइनेंसिंग होती है। ओके, और इसका जो हम पेमेंट करते हैं वो 6 मंथ पे या 1 ईयर पे। ओके, इस तरह से इसका हमारा पेमेंट होता है, मतलब लंबे समय तक, लंबे गैप पे हम पेमेंट करते हैं लीज फाइनेंसिंग के केस में। ओके, अब देखो सिंपल वर्ड्स में तो आएगा नहीं, एग्जाम में हमें टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, तो वो समझ लेते हैं हम क्या होता है। तो देखो लीज फाइनेंसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। कैसा अग्रीमेंट है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है लीज फाइनेंसिंग। किसके बीच? बिटवीन द ओनर ऑफ द एसेट, एसेट के जो ओनर है और एसेट के जो यूजर हैं, जो यूज कर रहे हैं एसेट को, और जिसने ओन कर रखा है, उन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है जिसमें ओनर परमिशन देता है यूज़र को कि हाँ भाई आप यूज़ करो एसेट को, लेकिन उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा, पीरियोडिकल अमाउंट में पेमेंट करना होगा और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे पेमेंट करना होगा। मतलब 6 साल दे दिया कि हाँ हर 6 साल पे पेमेंट करना या हर 1 साल पे पेमेंट करना, इस तरह से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होता है। ओके, नाउ अब देखो इसमें दो पार्टीज होती हैं लीज फाइनेंसिंग में। कौन सी? एक तो लेसी और दूसरा लेसर। अब ये क्या होता है? तो लेसी का मतलब है इट इज द पार्टी, ही इज द पार्टी दैट पेज फॉर द यूज ऑफ द एसेट और प्रॉपर्टी। जो एसेट को यूज कर रही है और उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लेसी। एक एग्जाम्पल ले लो, लाइक आपको अपना बिजनेस सेटअप करना और आपने उसके लिए अपार्टमेंट लिया। ओके, तो जो आपने अपार्टमेंट लिया तो आपको उसको उसको यूज़ करोगे आप, और उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो जब आपने लीज पे लिया और आप यूज़ कर रहे हो और पेमेंट कर रहे हो तो आप हो गए लेसी, और आपने जिसको पेमेंट करा और जिसका है वो एसेट, ओके, तो वो होता है लेसर। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लीज फाइनेंसिंग में जो एसेट का की ओनरशिप होती है वो किसके हाथ में होती है? ओनर कौन होता है एसेट का? तो एसेट का ओनर होता है लेसर। ओके, सिर्फ यूज कर रहा होता है लेसी, लेकिन एसेट की जो ओनरशिप होती है ना, जो रजिस्टर में जो नाम चढ़ा होता है वो किसका होता है? लेसर का ही होता है। ओके, द टाइटल ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द ओनर ऑफ द एसेट। ओनर जो होता है ना एसेट का, टाइटल, गुड्स के जो टाइटल होता है वो उसी पे होता है। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लंबे समय के लिए जब आपको फाइनेंसिंग करना हो ना, तो आपका लीज फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब कैसे होता है, क्यों बोल रहे हैं ये बात, ये हम देखेंगे आगे। ओके, चलो अब देखो
जो लीज फाइनेंसिंग होती है ना, दो टाइप की होती है। टाइप देखें अगर तो दो टाइप की लीज फाइनेंसिंग होती है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग लीज फाइनेंसिंग और दूसरा होता है आपका फाइनेंस लीज फाइनेंसिंग। तो पहले हम ऑपरेटिंग समझते हैं, फिर हम फाइनेंसिंग समझेंगे, फाइनेंस लीजिंग समझेंगे। ओके, तो देखो, एन ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ बैलेंस शीट लीज अग्रीमेंट। ऑपरेटिंग लीज कैसा होता है, ये एक शॉर्ट टर्म ऑफ बैलेंस शीट लीज अग्रीमेंट में है। मतलब बहुत छोटे समय के लिए, जो ये दो टाइप्स मैंने बताए ना, वो पीरियड ऑफ टाइम पे ही डिवाइडेड है। मतलब जो आप थोड़े समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लीजिंग करते हो तो उसको हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लीजिंग कर रहे हो तो उसको हम फाइनेंस लीज बोलते हैं। ओके, और ये आपका ऑफ बैलेंस शीट होता है। ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है, मतलब ऑपरेटिंग लीज को ना आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते। इसको बैलेंस शीट में शो करना ज़रूरी नहीं है। किसके बैलेंस शीट में, लेसी के बैलेंस शीट में। लेसी अपने बैलेंस शीट में ऑपरेटिंग लीज को रिकॉर्ड नहीं करता। अब इसका क्या रीज़न है, देखो, तो ये है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, लेसी की बैलेंस शीट। अब आपने अपार्टमेंट लिया है तो आपकी बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है लाइबिलिटी साइड और ये है एसेट साइड, यही होता है बैलेंस शीट में। तो अब आपने अपार्टमेंट लीज पे लिया तो क्या आपके हाथ ओनरशिप आई एसेट की? नहीं आई। ओनर तो नहीं हो आप एसेट के, तो आप एसेट साइड में कैसे एंट्री कर सकते हो, है ना? आप एसेट साइड में एंट्री नहीं कर सकते। अब आप लाइबिलिटी में भी एंट्री नहीं कर सकते। पता है क्यों? इसलिए ऑब्लिगेशंस टाइप का है, लेकिन आप लाइबिलिटी में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आप लाइबिलिटी में एंट्री करोगे तो आपको बाद में बताना भी तो होगा कि हाँ मैंने इतने अमाउंट एंट्री करा तो मैं उसके बदले ये सामान लिया हूँ। आपको एसेट में फिर जो आप लिए हो वो भी तो दिखाना होगा। तो इसलिए लाइबिलिटी में भी लीज फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग लीज की एंट्री नहीं होती। समझ आ गया? Now, this type of lease typically spans a small portion of the asset's useful life. एसेट की जो यूजफुल लाइफ होती है ना, पूरे एसेट की जो पूरी लाइफ है, उसका एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही लेसी के पास रहता है वो एसेट। क्योंकि थोड़े समय के लिए ऑपरेटिंग लीज होता है तो कुछ ही समय के लिए एसेट रहता है लेसी के पास। ओके, एंड द लेसर रिटेन्स द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ ओनरशिप। और लेसर के पास लेसर का ही रिस्क होता है। उस अपार्टमेंट, जो आपकी अपार्टमेंट है ना, उसका रिस्क किसके पास है, या जो सर्विस या मेंटेनेंस का खर्चा किसका आएगा, तो ओनर का ही आएगा, लेसर का ही आएगा। ओके, और जो बेनिफिट है वो भी लेसर को होगा। तो अब सोचो, मज़े हो गए आपके। तो मतलब आप यूज़ करो पूरा, और सर्विस और मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कौन देगा, वो देगा आपका ओनर, लेसर, है ना? तो ये बेनिफिट होता है आपका ऑपरेटिंग लीज में। नाउ एन ऑपरेटिंग लीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस लीज। एक ऑपरेटिंग लीज को सर्विस लीज भी बोला जाता है, क्योंकि सर्विस जैसा ही हुआ ना, आपको सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा तो आपको देना नहीं है, वो आपका लेसर ही दे रहा है ना? तो इसलिए इसको सर्विस लीज भी बोला जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा है आपका फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज क्या होता है, तो इसको हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं। ओके, याद रहेगा, फाइनेंस लीज को हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट। ये लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट होता है। एंड अ कैपिटल लीज इज रिकॉर्डेड ऑन द लेसीज बैलेंस शीट। इसकी एंट्री हम लेसी के बैलेंस शीट में करते हैं। ऑपरेटिंग लीज में हमने क्या देखा, एंट्री नहीं करते लेसी के बैलेंस शीट में, लेकिन फाइनेंस लीज में हम बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। नाउ एडिशनली दिस टाइप ऑफ लीज टिपिकली स्पैन्स मोस्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। इसमें क्या होता है, फाइनेंस लीज में लगभग लाइफ पीरियड जो होता है, लाइफ जो होता है यूजफुल लाइफ एसेट का, वो लगभग लेसी के ही पास रह जाता है सामान। ओके, एसेट लंबे समय के लिए रह रहा है तो लगभग लेसी के ही पास वो एसेट रह जाता है। नाउ
In capital lease agreement, the lessee, the party receiving the asset or property, assumes both the risk and benefit of ownership. और फाइनेंस लीज में ना रिस्क और बेनिफिट जो होता है ओनरशिप का, बेनिफिट जो हो रहा है वो भी आपका लेसी के ही पास होता है। ओके क्योंकि लंबे समय के लिए है तो आपका ओनरशिप और रिस्क भी लेसी के ही हाथ रह जाता है। चलो अब देखो कुछ क्राइटेरिया है। ओके एक सेकेंड, हाँ देखो कुछ क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होगा तभी वो फाइनेंसिंग लीज माना जाता है। अब क्या है वो क्राइटेरिया? तो फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एसेट गोज टू लेसी एट एंड ऑफ द लीज। लीज के एंड में जो एसेट की जो ओनरशिप है ओके वो लेसी के हाथ में चली जाएगी। अब उसके हाथ में जब एसेट ट्रांसफर हो गया, सॉरी ओनरशिप नहीं, ट्रांसफर ऑफ एसेट गोज टू लेसी एट एंड ऑफ द लीज। एंड ऑफ द लीज मतलब लीज जो एंड हो रहा है, जब तक एंड तक यूजफुल लाइफ जो है एसेट का तब तक एंड तक लेसी के ही हाथ में है। तो जब एंड तक है लेसी के हाथ में तो फिर वो आपका फाइनेंसिंग लीज में आ गया है ना, मतलब लंबे समय तक चल रहा है तभी है उसके हाथ में। नाउ दूसरा है लेसी कैन परचेज एसेट बिलो मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज। लीज का जो एंड है ना, मतलब जो टाइम पीरियड जब खत्म हो रहा है तो बिलो मार्केट वैल्यू वो लेसी परचेज कर सकता है उस एसेट को। परचेज आ गया यहाँ पे, परचेज कर सकता है, तो ये दूसरी कंडीशन है, ये होनी चाहिए तभी फाइनेंसिंग लीज मानी जाएगी। तीसरी कंडीशन है the life of the lessee is for a significant portion of the useful economic life of the asset। एसेट की जो यूजफुल लाइफ है मतलब मोस्टली एसेट की यूजफुल लाइफ एसेट किसके पास होना चाहिए? लेसी के पास होना चाहिए। मतलब जनरली 75% या उससे ज़्यादा अगर लेसी के पास सामान रह गया, अब इतना तो यूज़ कर लिए ठीक है, अब फ़ोन आपका एक फ़ोन का कितना ही टाइम होता है, मतलब आप ले लो 4 साल का, अब फ़ोन को मैंने पूरा घसीट कर यूज़ कर लिया है, अब इतना यूज़ कर लिया, इतना सा पोर्शन बचा ही है, तो फिर वो लेसी के ही हाथ में है ठीक है। तो फिर वो बोलते कि चलो लेसी ही रखेगा, लेसी के ही हाथ में है, ये चीज़ें हो जाती हैं ठीक है। तो 75% या उससे ज़्यादा यूज़फुल लाइफ जो है सामान का वो लेसी के हाथ में है, तो वो फाइनेंसिंग लीज माना जाता है। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट क्राइटेरिया क्या है? जो एनपीवी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू जो है आपके सामान की, आपके एसेट की ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज एटलीस्ट 90% ऑफ मार्केट वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ लीज। एटलीस्ट 90% मार्केट वैल्यू जो चल रही है उसकी एटलीस्ट 90% आपका लेसी के हाथ में होना चाहिए। ओके तो जब ऐसा है तो फिर वो आपका फाइनेंसिंग वाला क्राइटेरिया ही हो गया, फाइनेंसिंग लीज ही हो गया। अब 90% मार्केट वैल्यू का 90% आपने पे कर ही दिया है, तो फिर भाई बचा कितना है ना, तो फिर वो फाइनेंसिंग लीज में ही आ गया। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अब आया अपना बाइंग एंड लीज वाला, बाइंग वर्सेस लीज वाला आया आपका कंसेप्ट। तो इसको हम थ्योरेटिकली समझेंगे, बट उससे पहले ना हमें प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो देखो कब हम बाई करते हैं और कब हम लीज करते हैं और बेनिफिट कब होता है वो देखते हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे लीज वाला ठीक है, यहाँ हम लीज वाला केस देखेंगे और यहाँ हम देखेंगे बाई वाला केस। ओके तो देखो होता क्या है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट है ये आपका। अब आप बैलेंस शीट में ये इधर आपका लाइबिलिटी साइड है और इधर आपका एसेट साइड है ना। तो अब हुआ क्या, जब आप सामान लीज पे लेते हो, लीज पे लिया आपने सामान, तो आपने 100 पेमेंट, तो आपके पहले से एसेट 100 है और डेट है आपके पास पहले से 50 और इक्विटी है आपके पास पहले से 50 है ना। तो अब आप जब लीज पे ले रहे हो कोई एसेट, तो फिर आपको यहाँ पे एंट्री, तो फिर आपका यहाँ ऐड तो नहीं होगा ना, एसेट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। मैंने पहले ही समझाया आपको, एसेट में हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ओनरशिप आपके हाथ में नहीं आई है। तो जब यहाँ 100 नहीं हो सकता तो यहाँ भी हम बढ़ा नहीं सकते ठीक है, यहाँ लाइबिलिटी भी हम नहीं बढ़ा सकते। तो अल्टीमेटली हमारा डेट इक्विटी रेशियो कितना निकलेगा? तो डेट मेरा 50 है और इक्विटी भी मेरा 50 है, तो डेट इक्विटी रेशियो मेरा 1:1 निकलेगा।
डेट इक्विटी रेशियो मेरा 1:1 निकलेगा। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं बाइंग के केस में। इधर मेरा एसेट आया, इधर मेरा लाइबिलिटी आया, ठीक। तो देखो अब जब मेरा यहाँ फिर पहले से 100 है एसेट, और यहाँ मेरा एसेट डेट है मेरा 50 और इक्विटी है मेरा अभी 50। तो जब हम सामान को बाई कर रहे हैं मतलब ओनरशिप आपके हाथ में आ गई। अब ओनरशिप जब आपके हाथ में आई, मान के चलो 50 और, ठीक है, तो यहाँ आप और 50 ऐड कर दोगे ना, और 50 ऐड करोगे क्योंकि ओनरशिप आपके हाथ में आ गई तो एसेट बढ़ा ना, तो और 50 आ गया, तो टोटल आपका कितना निकल कर आया इधर एसेट में 150 हुआ, राइट। अब जब आप बाई करोगे तो इतना पैसा तो नहीं है, मेनली क्या करेंगे, बाई करोगे तो आप उधार लोगे, डेट लिया आपने, ठीक। तो फिर डेट लिया आपने, तो अब आपका डेट जो 50 था वो बढ़कर हो गया 100। कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब इधर भी आपका 150 हुआ, टैली करना जरूरी है ना बैलेंस शीट, तो इधर भी बढ़ के 50 हो गया। तो देख रहे हो, मतलब जब आप बाई करते हो ना तो आपका बढ़ जाता है, डेट में भी ज़्यादा शो करेगा और आपका एसेट में भी ज़्यादा शो करेगा। तो कंपनी के लिए क्या अच्छा होता है, डेट ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बैलेंस शीट में डेट शो करे वो अच्छा होता है या ना शो करे वो अच्छा होता है। तो भाई अच्छा तो यही होता है जब बैलेंस शीट में डेट ना शो करे। तो इसलिए डेट तो लीज में तो डेट नहीं शो कर रहा है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि डेट नहीं शो करता है तो लीजिंग ज़्यादा अच्छा है। वरना लोगों को लगेगा ये कंपनी तो उधार ले रही है बहुत, और जब उधार नहीं दिखेगा तो फिर लोग संतुष्ट रहेंगे, आपके शेयर होल्डर संतुष्ट रहेंगे, है ना। और इसकी डेट इक्विटी रेशियो भी देखो तो इसकी आपकी पड़ जाएगी 100:50, मतलब 2:1, है ना। तो लाइबिलिटी डेट इक्विटी रेशियो, डेट आपका 2 हो गया और 100/50 करते हो तो 2:1 होगा ना आपका डेट इक्विटी रेशियो। तो इस तरह से ये दिक्कत आती है। अब देखो लीज के केस में जब इतना तो मैंने बता दिया कि बैलेंस शीट में शो नहीं होता, तो भाई अगर सामान आ रहा है, आप अपार्टमेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो वो शो कहाँ करेंगे, तो वो आपका एक्सपेंसेस के जैसे डील करते हैं और उसको शो करते हैं हम कहाँ, इसको शो करते हैं हम इनकम स्टेटमेंट में, P&L अकाउंट जो बनाते हैं ना उसमें शो करते हैं हम अपने ये लीज फाइनेंसिंग को, ठीक है। अब बाई वाले केस में एक और केस होता है, देखो फिर हम बाई करेंगे क्यों, फ़ायदा क्या हो रहा है, फिर सारी चीज़ें हम लीज पे ही नहीं ले लेंगे। तो फ़ायदा क्या होता है ना कि बैलेंस शीट तो अफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ आपने एसेट लिया तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, राइट। तो अब आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो प्रॉफिट आपका कम दिखेगा, है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, एक सेकेंड रुको मैं बता रही हूँ। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपको प्रॉफिट भी कम दिखेगा, है ना। तो अब प्रॉफिट जब कम आएगा तो आपको टैक्स कम पे करने पड़ेंगे, तो टैक्स कम पे करने पड़े तब तो मज़ा हो गया। प्रॉफिट असल में कम नहीं होता, लेकिन जब डेप्रिसिएशन लग जाता है ना तो डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम दिखता है हमें, है ना। तो इसलिए फिर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बाइंग अच्छा होता है थोड़ा, ठीक है। कुछ बेनिफिट बाइंग के भी होते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम देखेंगे डिफरेंस, अब थ्योरेटिकली चलो, अब बाइंग और लीजिंग में डिफरेंस क्या है। तो बाइंग में आपको कंप्लीट ओनरशिप मिल जाती है, फुल ओनरशिप सामान की, ठीक है, एसेट की फुल ओनरशिप। लेकिन लीजिंग के केस में आपको सिर्फ यूज़ करने की ओनरशिप मिलती है, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो सामान को, ठीक। अब एक्सचेंज वैल्यू, तो बाइंग में आपके पास एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सामान तो भाई आपका ही है, एक्सचेंज वैल्यू होगी ज़्यादा, लेकिन लीजिंग में बहुत कम, होती ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी टर्म्स, तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अब आपने सामान ले ली तो ले ली, अब आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लीज पे लेते हो ना तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आप का ओनर है खिचपिच कर रहा है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसिल कर दो, सिंपल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी लीजिंग में। नाउ मंथली या ईयरली ऑब्लिगेशन तो नहीं, बाइंग में तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, एक ही बार में पेमेंट करा, रफा दफा साफ, ख़त्म कहानी, ठीक है, उसी टाइम। लेकिन लीजिंग में आपको ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, आपको पेमेंट करना होगा पीरियोडिकली, ओके। नाउ
अब यूज़फुल कब होती है, बाइंग कब करते हैं हम, खरीदते कब हैं, तो जब आपका बिजनेस मीडियम या बिग बिजनेस ओनर्स हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, बड़ी बिजनेस है ना, तब हमें करना चाहिए बाइंग, तब आप खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक बारी में। लेकिन लीजिंग के केस में क्या होता है, न्यू बिजनेस ओनर्स, जब जो न्यू बिजनेस सेटअप हुआ है ना, अभी अभी बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो प्रेफर करते हैं लीज पे लेना, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यू बिजनेस कर रहे हो तो लीज पे लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जितना कम डेट दिखेगा आपके बैलेंस शीट में, आपके शेयर होल्डर्स उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे, राइट ना। अब ये यूज़फुल क्यों होता है बाइंग, तो बाइंग यूज़फुल होता है क्योंकि आपके हाथ में ओनरशिप आ गई सामान की, है ना। और एक और बेनिफिट हमने देखा क्या, वो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। और लीजिंग में क्या बेनिफिट होता है कि आपको एक बारी में नहीं देना है, आराम से आप मंथली या इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो एक एक बार करके आराम से दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अब टैक्स डिडक्शन का क्या केस है, तो अंडर सेक्शन 179, एक सेकेंड रुको, 179 सेक्शन के अंडर क्या बोलता है कि इंटरनल रेवेन्यू कोड, इसके 179 सेक्शन में बोला गया है कि आप फुल कॉस्ट डिडक्शन ले सकते हो। मतलब जो आपने सामान लिया तो आप ओनर बन गए ना, तो उसके लिए तो टैक्स डिडक्शन पूरा ही लगेगा ही आपको, है ना। लेकिन लीजिंग में क्या होता है, आपको टैक्स से आप बच जाते हो, क्योंकि आप बिजनेस एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो ना। जब आप लीज करते हो तो आप बिजनेस एक्सपेंसेस में शो कर रहे होते हो। ऑपरेटिंग लीज, मोस्टली ऑपरेटिंग लीज ही किया जाता है और उसी को कंसीडर करके हमें आगे चलना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंसेस में शो करते हैं हम लोग इसको, एंड कैन गेट टैक्स बेनिफिट्स, और आप इस पर टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेट एडवांटेज टू लीजिंग, ये क्या होता है। तो नेट एडवांटेज टू लीजिंग का मतलब है जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंटरिंग इनटू अ लीज पे जब आप सामान लेते हो ना, तो उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, इंस्टीड ऑफ बोरोइंग मनी टू बाय द एसेट, मतलब आप बोरो नहीं कर रहे हो, उधार नहीं ले रहे हो, अपने सामान को लीज पे लिया, तो उसके बीच का उसका जो अमाउंट का गैप होता है ना, उसको बोलते हैं हम नेट एडवांटेज टू लीजिंग। एंड इफ़ द एडवांटेज टू लीजिंग इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, और जो लीज कर रहे हैं, नेट एडवांटेज टू लीजिंग है, वो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसकी, तो कंपनी प्रेफर करता है कि आपको लीज में एंटर करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए सामान को। ओके, अब डिसीजन रूल क्या है, तो डिसीजन रूल है एनपीवी, सॉरी ये आपका, हाँ हाँ सही है, चलो ठीक, एनपीवी ही होगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग। ओके, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, अभी जो वैल्यू है आप लीज करा है आपने, उसकी जो वैल्यू है, और जो बाई करोगे उसकी वैल्यू होगी, उसका जो गैप होता है ना, डिफरेंस होता है अमाउंट का, उसको बोलते हैं हम नेट एडवांटेज टू लीजिंग। अब डिसीजन क्राइटेरिया में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी, तो जब आपका नेट एडवांटेज टू लीजिंग NAL आपका ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, लीज पे ले लेना है सामान। लेकिन आपका जो अगर ज़ीरो से कम है तो आपको बाई कर लेना होगा, बाई करने में आपको बेनिफिट है। और अगर आपका NAL नेट एडवांटेज टू लीजिंग आपका ज़ीरो है, तो मतलब इनडिफरेंट है, या तो आप बाई करो या तो आप लीज पे ले लो, ये केसेस हो जाते हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं लीजिंग के। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट एक तो एडवांटेज है आपका कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमने देखा कितने सारे बेनिफिट्स हैं ही, इसकी वजह से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा क्या है आपका, तो पेमेंट शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है, मोर देन लोन कॉन्ट्रैक्ट। जो हम लोन लेते हैं, जो हम उधार लेते हैं, उसमें तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना मंथली, और आपको शो भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें शो नहीं करना होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। ओके, नाउ आफ्टर टैक्स कॉस्ट आर लोअर, आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी लोअर होता है, कम होता है, पता है क्यों, क्योंकि सामान की जो सामान तो बट गया है ना, मतलब ओनर कोई और है और यूज़र कोई और है, तो दोनों अलग अलग दे रहे हैं टैक्स, टैक्स रेट्स आर डिफरेंट फॉर द लेसर एंड द लेसी, ठीक है। तो ये केस हो जाता है, ये क्या एडवांटेज है, तो बट गया ना टैक्स।
अब और एक क्या है, फॉर एन ऑपरेटिंग लीज द कंपनी विल क्रिएट एन एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग लीज में क्या हो जाता है, एक्सपेंस क्रिएट होता है ना। मैंने बोला आपको कहाँ शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, P&L में। तो फिर वो भी मज़े हो गए, फिर आपके ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो जाती है, तो डेट नहीं दिखता आपका, तो शेयर होल्डर्स पे आपका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका लीजिंग का। ओके ना, अभी डिसएडवांटेज क्या है लीजिंग का, तो ये तो खैर पूरी राम कहानी लिख रखी है यहाँ पे मैंने, बट ये मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि जब आप PDFs पढ़ोगे, सिर्फ PDF से जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इजीली हो जाए, समझ में आ जाए चीज़ें। बट इसमें बोल क्या रहा है, मुद्दे की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है लीजिंग की, वो है एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम। एजेंसी कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है। अब एजेंसी कॉस्ट की प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमें पता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता। अब आपका अपार्टमेंट है, मतलब किसी का अपार्टमेंट है, आपने लीज पे ले रखा है। अब आप तो उसको जैसे मन वैसे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है सर्विस और मेंटेनेंस का खर्चा किसका आएगा, ओनर का आएगा। तो लीज में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो लेसी होता है ना वो अपने मन से यूज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टर्म है ना आपका ओनरशिप और कंट्रोल, इन दोनों में डिफरेंस होता है ना। क्या, क्योंकि आपके हाथ में ओनरशिप नहीं आई है अपार्टमेंट की, तो आप तो जैसे मन वैसे यूज़ कर रहे हो, और लॉस किसको हो जाता है फिर इससे, ओनर को हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे खर्चे तो वो पे करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम। तो एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लीजिंग में, तो ये एक डिसएडवांटेज है लीजिंग का। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और आपको मेरी इन क्लासेस की PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ पे आपको मेरे इन क्लासेस की PDF मिल जाएगी। और अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल बटन को प्रेस कर लो, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके। ओके, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है मेरा, इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पे वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, थैंक यू।